दोस्तों, 1 लाख साल पहले दुनिया में इंसानों की सिर्फ एक नहीं, कम से कम 6 अलग अलग स्पीशीज थी। जी हाँ, 6 अलग अलग स्पीशीज। कोई हमसे लंबे थे, कोई हमसे छोटे और कुछ का ब्रेन हमसे बहुत बड़ा था। अब मान लीजिए आप उस समय मौजूद होते और आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन सी स्पीशीज एक दिन दुनिया पर राज करेगी, तो शायद आपकी प्रेडिक्शन गलत होती। जी हाँ, क्योंकि जो स्पीशीज आखिरी में जीती, यानी हम होमो सेपियंस, हमारे एंसेस्टर, हम ना तो सबसे बड़े थे, ना सबसे ताकतवर थे, ना हाथी की तरह भारी और ना चीते की तरह शेर, और शायद ना ही सबसे इंटेलिजेंट। फिर एक आम सा डरा हुआ इंसान जो कभी फूड चेन में फंसा हुआ था, वो रॉकेट कैसे बनाने लगा, एटम बॉम्ब कैसे बनाने लगा, पूरी धरती का उसने कंट्रोल कैसे ले लिया। यही कहानी है सेपियंस किताब की। और इस एपिसोड के बाद शायद आप पैसे, अपने धर्म को, अपनी कंपनी को, यहां तक कि खुद को भी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब का मेन विषय, सेपियंस, हमारे एंसेस्टर और हमने ये दुनिया के ऊपर कंट्रोल कैसे किया। चैप्टर 1, इंसान दुनिया पर राज क्यों करता है। दोस्तों, स्कूल में हमें एक बात ठीक से नहीं बताई जाती कि हमारी हिस्ट्री में ज्यादातर हिस्से में इंसान कोई बहुत खास जीव नहीं था। 20 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर बड़े कमजोर, बड़े डरे हुए थे। हम शेर नहीं थे, हम लकड़बग्गे भी नहीं थे। कई बार हम इंतजार करते थे कि पहले शेर अपना खाना खा ले, फिर लकड़बग्गे खा ले, उनके बाद उनका लेफ्ट ओवर है, जो बचा हुआ है, उनकी हड्डियां तोड़कर उनके बीच में से बोन मैरो निकालते थे और फिर हम उसका अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन फिर कुछ बदल गया। इस फूड चेन के टॉप पर बहुत तेजी से पहुंच गए, इतनी तेजी से कि बाकी जानवरों को एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं मिला। शेर को टॉप प्रेडेटर बनने में लाखों साल लग गए और हमने ये काम लगभग पलक झपकते ही कर लिया, बहुत ही कम समय कर लिया। हरारी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देते हैं। वो कहते हैं कि हम इंसान उस घबराए हुए डिक्टेटर की तरह हैं जिसके हाथ अचानक एक बहुत बड़ी पावर आ गई, लेकिन अंदर से उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये कहीं पावर चली ना जाए, और जब अगर चली गई तो क्या होगा। हमने अपने एनवायरनमेंट और बाकी लिविंग क्रीचर्स के साथ कई बार बहुत केयरलेस बिहेवियर इसी वजह से किया। अब इसे अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर देखिए। कभी कभी हमारे अंदर एक बेचैनी रहती है, क्या मेरे पास काफी है, मैं सेफ हूं, मेरा परिवार सेफ है, आगे क्या होगा, भविष्य में क्या हो सकता है। ये सब मनगढ़ंत बहुत सारे डर, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। ये सिर्फ आपकी पर्सनल वीकनेस नहीं है, हो सकता है, और जहां तक कि साइंटिस्ट कहते हैं कि लाखों साल तक शिकारी नहीं शिकार बने रहने की वजह से वो डर आज भी हमारे अंदर, हमारे डीएनए के अंदर मौजूद है। लेकिन सिर्फ डर ने हमें इस दुनिया का राजा नहीं बनाया, ये कहना गलत होगा। फिर ऐसी क्या चीज है कि हम इस दुनिया के राजा बन बैठे। इसलिए हमें जानना होगा इंसान के हिस्ट्री के उस सबसे बड़े मोड़, उस सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट पर जहां से ये सब एकदम से बदल गया। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ, द कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। करीब 70,000 साल पहले इंसानी ब्रेन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हमें ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ और क्यों हुआ, शायद कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई, लेकिन उसके बाद होमो सेपियंस ने एक बिल्कुल नए तरीके से सोचना शुरू किया और कम्युनिकेट करना शुरू किया। हरारी इसे कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। अब बहुत सारे जानवर कम्युनिकेट करते हैं। एक बंदर की आवाज में, लंगूर की आवाज में, पंछी चहचहा कर एक दूसरे को वार्निंग देते हैं। लेकिन केवल एक इंसान है जो कहता है भागो, शेर आ गया, भागो, ये मुसीबत आ गई। ऐसा हम ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई और दूसरा जानवर नहीं कर सकता। हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो फिजिकली मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, कैसे? जैसे भगवान, भूत, पिशाच, देश, ब्रह्मांड के अंदर वेव्स, एप्पल की कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, क्या आपने कभी इंडिया को हाथ से छुआ है? इंडिया कोई चेयर या टेबल तो नहीं है, क्या आप उसे पकड़ सकते हैं? क्या आपने ऑस्ट्रेलिया को कभी हाथ से पकड़ा है? अगेन टेंजिबल नहीं है, लेकिन आप उस पर गर्व करते हैं, आप उसके लड़ सकते हैं। आपको अगर जरूरत पड़े तो आप जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। यही हमारी असली सुपर पावर है, सिर्फ टूल नहीं, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारा कहानी करना, एक ऐसी कहानी जिस पर हजारों और लाखों अजनबी लोग एक साथ विश्वास करते हैं। एक चिंपैंजी ग्रुप बहुत बड़ा नहीं हो सकता, जानते हैं क्यों? केवल 50, लगभग 50, क्योंकि वहां हर मेंबर को दूसरे मेंबर को पर्सनली जानना पड़ता है। लेकिन इंसानों ने कॉमन स्टोरीज बना ली, ऐसी गाथाएं, ऐसी कहानियां बना ली कि लाखों अजनबी लोग एक साथ इकट्ठे होकर कोई काम कर सकते हैं। दो लोग एक ही रिलीजन को मानते हैं और एक ही रूल को मानते हैं, चाहे वो एक दूसरे को ना भी जानते हो, और बिना मिले भी कभी हम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। दो भारतीय कहीं
कभी नहीं मिले या कोई ऑस्ट्रेलियन कभी नहीं मिले, लेकिन एक क्रिकेट मैच में एक ही टीम के लिए चीयर चिल्लाते हैं और बोलते हैं। दो लॉयर जो कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों एक ही लीगल सिस्टम पर विश्वास करते हैं, क्योंकि दोनों एक कॉमन कहानी को मानते हैं जो हमारे द्वारा बनाई गई है। अब मैं आपको 2026 का एग्जांपल बताता हूं। अब आज की जिंदगी में आते हैं। आप सुबह फोन उठाते हैं, एक QR कोड स्कैन करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं और आपके हाथ में कोई फिजिकल कॉइन नहीं गया, कुछ टेंजिबल चीज नहीं गई, बस स्क्रीन पर एक नंबर बदले, आपके स्क्रीन से नंबर किसी और की स्क्रीन के नंबर में चले गए, क्योंकि आपको पेमेंट के सिस्टम पर भरोसा है। चाय बेचने वाले को भी भरोसा है, बैंक वाले को भी भरोसा है, हवाई जहाज वाले को भी उसी सिस्टम, उसी कहानी पर भरोसा है। और ये पूरा कहानी का सिस्टम है, एक कॉमन ट्रस्ट, ये पूरी कहानी कॉमन ट्रस्ट पे चल रही है और इसी को कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। 70,000 साल बाद भी हमारी जिंदगी उसी पावर पर चल रही है, उस कहानी पर चल रही है। जी हाँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं लाइफ लेसन पे। हर एम्पायर, हर रिलीजन, हर स्टार्टअप, हर करेंसी और आपका हर रिश्ता, हर सक्सेसफुल ब्रांड, हर एक कहानी पर खड़ा है जिस पर हम लोगों ने भरोसा करना चुना है। जो अब आप बिजनेस बनाते हैं, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप लोगों को एक कहानी बेचते हैं, आप उसको उस कहानी का हिस्सा बनाते हैं। मैंने अपने बिजनेस बनाते समय यही बात सीखी कि कहानी कैसे बनाते हैं, कि दूसरे लोगों को ट्रस्ट कैसे लेके आते हैं। लोग सिर्फ फीचर्स के पीछे नहीं आते, लोग एक बिलीफ के पीछे आते हैं। जी हाँ, आपके ट्रस्ट, आपके बिलीफ के पीछे आते हैं। लेकिन कहानी बनाने की इस पावर के बाद इंसान का सबसे बड़ा एक और बहुत बड़ा कदम था। चैप्टर 3, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। करीब 12,000 साल पहले इंसान ने घूमना फिरना बंद कर दिया और हम एक जगह सेटल होना शुरू कर दिया और खेती करने लगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की, जो हजारों साल पहले हुई। गेहूं, चावल, आलू और दूसरी क्रॉप्स हम उगाने लगे। स्कूल की बुक्स कहती हैं खेती आई, खाना बढ़ा, शहर बने, कस्बे बने और सिविलाइजेशन शुरू हो गई, यानी प्रोग्रेस। लेकिन हरारी एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या हमने गेहूं को कंट्रोल किया या गेहूं ने हमें कंट्रोल किया? सोचिए, 10,000 साल पहले गेहूं मिडिल ईस्ट में एक छोटे से इलाके में उगने वाली एक घास ही थी, जो आज पूरी दुनिया में है। मेन स्टेपल फूड है गेहूं, व्हीट। तो व्हीट के नजरिए से देखिए, वो हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्पीशीज में से एक है। और वो सक्सेसफुल कैसे हुई? उसे इंसान से अपना सारा काम करवा लिया। जी हाँ, इंसान झुक झुक कर उसे बोता है, उसके लिए जमीन साफ करता रहा, पानी लाता रहा, नहरें, नदियां, नाले बनाता रहा, डाइवर्ट करता रहा, उसे इंसेक्ट्स, बर्ड से बचाता रहा, जानवरों से बचाता रहा। और इसकी कीमत हमारे एंसेस्टर्स बोन्स में बैक प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, पौष्टिकता का पूर्णता से आपके शरीर में ना जाना। यानी हंटर गैदरर्स की तरह कंपैरेटिवली जो हमारी लाइफ है वो रिपीटेटिव फार्मिंग की तरफ चली गई। और एक किसान कई बार हंटर गैदर से ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन उससे कम वैरायटी का खाना खाता है। और अगर क्रॉप फेल हो गई तो ऑल्टरनेट बहुत कम था। सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, बीमारी लग गई और पूरा परिवार भूख में फंस गया। और फिर हम वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि हम एक ट्रैप में फंस चुके थे। पहले थोड़ा ज्यादा अनाज उगाया, फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, अब ज्यादा लोगों को खिलाना था और ज्यादा अनाज उगाना पड़ा। अब जंगल में वापस जाना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जंगल के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, क्योंकि जंगल में इतने ज्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। हर जनरेशन पहली जनरेशन से ज्यादा मेहनत करती रही और करती गई। आसान जिंदगी बनाने की कोशिश कई बार जिंदगी को और मुश्किल बनाती चली गई। और इस तरह से आज का व्हीट ट्रैप आज भी 2026 में भी वैसा ही कारगर है। आप बड़ा घर लेते हैं, नई कार लेते हैं, महंगा फोन लेते हैं, आप सोचते हैं कि शायद जिंदगी आसान हो गई, लेकिन फिर EMI बढ़ती है, एक्सपेंस बढ़ते हैं, आपको ज्यादा घंटे काम करना पड़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी सिंपल लाइफ में वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज नाउ आप एक ट्रैप में, नाउ यू आर इन अ ट्रैप, क्योंकि आपकी पूरी लाइफस्टाइल उस बड़ी सैलरी पर डिपेंड करती है। यही मॉडर्न व्हीट ट्रैप है। लग्जरी पहले एक डिजायर बनती है, फिर आपकी हैबिट और फिर आपकी नीड और आखिरी में मजबूरी। जी हाँ, लग्जरी आपकी आज की तारीख में मजबूरी है। अगली बार कोई चीज आपसे आसान जिंदगी का वायदा करे, एक सवाल पूछिए, क्या ये सच में मुझे फ्रीडम देगी या ये सिर्फ एक सुंदर सोने का पिंजरा है? प्रोग्रेस और हैप्पीनेस हमेशा एक चीज नहीं होती। जी हाँ, चैप्टर 4, मनी, पैसा। दोस्तों, एक सवाल, इंसान ने बनाई हुई सबसे यूनिवर्सल कहानी कौन सी है? पैसा। जी हाँ, पैसा इंसान की सबसे बड़ी गढ़ी हुई कहानी है, जिसे लगभग हर रिलीजन, हर कल्चर, हर कंट्री, हर इंसान मानता है। जवाब है
क्या? पैसा पैसा पैसा। द रिलीजियस पर्सन और एक एथियस्ट, एक इंडियन, एक ऑस्ट्रेलियन, एक अफ्रीकन या एक अमेरिकी, सारी दुनिया का झगड़ा किस बात के ऊपर है? उस कहानी के ऊपर जो हमने सालों साल, हजारों साल पहले गढ़ी थी, वो है पैसा। यहाँ तक कि दुश्मन देश भी एक दूसरे की करेंसी की वैल्यू को समझता है। किसी एक रिलीजन ने पूरी दुनिया को यूनाइट नहीं किया, किसी पूरे एम्पायर ने इस दुनिया को यूनाइट नहीं किया, लेकिन किसने यूनाइट किया? मनी ने, पैसे ने। लगभग हर जगह पैसा एक्सेप्टेड है। ये एक वो कहानी है जो बिना आर्मी भेजे पूरा वर्ल्ड कॉन्कर कर गई। पैसे की अपनी वैल्यू क्या है? असल में पैसे की खुद की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। आज दुनिया का बहुत सा पैसा कागज के रूप में मौजूद है और अभी धीरे धीरे बिटकॉइन भी आ रहा है। वो कंप्यूटर सिस्टम में सिर्फ नंबर के रूप में चलता है कि जैसे एक आज नंबर है, कल है नहीं है। एक शब्द है, एक ट्रस्ट है, उसके ऊपर लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने के लिए का वादा करता हूँ। अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम में सिर्फ एक नंबर है, ये मेरे फोन से नंबर, आपके फोन में आपके फोन से नंबर, किसी और, सिर्फ एक कहानी है। अगला व्यक्ति इन नंबरों को स्वीकार करता है, उसे विश्वास है कि यार ये तो बात सही कह रहा है बंदा, इसको ट्रस्ट कर लेते हैं, ये क्योंकि पेपर के अगेंस्ट है। मान लीजिए अब 2026 के ऊपर चलते हैं कि जब रातों रात प्रधानमंत्री जी ने बोला कि रात को 8 बजे के बाद ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, क्या हुआ? वो पेपर बन गए ना, टुकड़े, लोगों ने नदियों में बहा दिए। यूपी एक एग्जांपल, छोटे शहर में सब्जी बेचने वाला अब QR कोड से पेमेंट लेता है कि नहीं, कैश की जरूरत ही नहीं है। क्या है वो? ट्रस्ट ही तो है। बैंक मैनेजर वो देखता है कि वो QR कोड यहाँ से वहां है, क्या है? कहानी एक ट्रस्ट है, एक पेमेंट सिस्टम का कंप्लीट कहानी है। टेंजिबल कुछ भी नहीं, ये एक इनविजिबल सिस्टम पर भरोसा करते हैं और यही पैसा है। ट्रस्ट कन्वर्टेड इनटू नंबर्स इज कॉल्ड मनी। पैसे का दूसरा पहलू, लेकिन मनी का एक डार्क साइड भी है। पैसे अजनबियों के बीच में ट्रस्ट बनाता है, लेकिन धीरे धीरे चीजों को नंबर में बदल देता है। आपका टाइम, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और यहाँ तक कि आपकी लॉयल्टी भी। मनी कोऑपरेशन का सबसे बड़ा टूल है, जी हाँ, लेकिन अगर आप सावधान न रहें तो वही टूल आपका मास्टर भी बन सकता है। जी हाँ, पैसा एक अच्छा सर्वेंट है, लेकिन एक बहुत ही खराब मास्टर। पैसा जरूर कमाइए, उसका इस्तेमाल फ्रीडम बनाने के लिए कीजिए, लोगों को जोड़ने के लिए कीजिए, कुछ मीनिंगफुल बनाने के लिए कीजिए, लेकिन पैसे को अपनी जिंदगी की अकेली कहानी मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन मनी ही आपकी पूरी आइडेंटिटी बन गया, उस दिन उन चीजों का भी पर भी प्राइस टैग लग जाएगा जो प्राइसलेस होनी चाहिए थी, जैसे आपका प्यार, आपके रिलेशनशिप्स। चैप्टर 5, धर्म, देश और शेयर्ड बिलीफ्स। हरारी एक बोल्ड आइडिया रखते हैं। वो कहते हैं बड़े सोसाइटीज को जोड़कर रखने वाली चीजें जैसे रिलीजन, कंट्री, लॉ, ह्यूमन राइट्स, मनी और कंपनीज, ये सभी हमारी शेयर्ड इमेजिनेशन में रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि इनका कोई असर नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये बिल्कुल रियल नहीं है। लेकिन नेचर में जैसे पेड़ हैं, पत्थर है, पानी है, नदियां हैं, ये भी उसकी तरह मौजूद नहीं है। ये सिर्फ आपकी कल्पना है। आप जस्टिस को किसी लेबोरेटरी में नहीं पकड़ सकते, ह्यूमन राइट्स को आप किसी एटम के अंदर नहीं ढूंढ सकते, सड़क पर चलते हुए आपकी टक्कर कभी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से नहीं होगी। हरारी इन्हें कहते हैं इमेजिन्ड ऑर्डर, यानी एक ऐसा शेयर्ड सिस्टम जो हमारी कलेक्टिव बिलीफ से बनता है। जी हाँ, इन स्टोरीज की ताकत एक कंट्री पर शेयर्ड बिलीफ करोड़ों लोगों को एक साथ ला सकता है। रीजन पर शेयर्ड बिलीफ करोड़ों अजनबी को एक ही जगह शांति से इकट्ठा बिठा सकता है, एक साथ लड़वा सकता है, ह्यूमन राइट्स को शेयर्ड बिलीव कर सकता है, एक एम्पायर को चैलेंज कर सकता है। जी हाँ, इन स्टोरीज को आप छू नहीं सकते, लेकिन इनका इफेक्ट पूरी दुनिया का ऑर्डर बदल सकता है। और इमेजिन ऑर्डर की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? लोगों का उस पर विश्वास करते रहना चाहिए। जिस दिन बड़ी संख्या में लोग किसी कहानी पर विश्वास करना छोड़ देंगे, वो सिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा। इसी तरह से करेंसीज फेल होती हैं। कई एम्पायर सिर्फ इसलिए नहीं गिरे क्योंकि दीवारें तोड़ दी या किसी ने उसके ऊपर बम गिरा दी, वो इसलिए भी गिरी क्योंकि लोगों ने उनकी कहानी पर, उस देश के राजा की कहानी पर विश्वास करना छोड़ दिया, इसलिए वो देश फेल हो गए। कंपनी भी एक कहानी है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां एक शेयर्ड लीगल स्टोरी है, शेयर्ड विजन है। टाटा, रिलायंस, एप्पल, गूगल, अमेज़न, ये सारी कंपनीज क्या हैं? ये कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, ये एक कहानी है। लेकिन वो पोएट्री ओन कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं, लोगों को एम्प्लॉय कर सकती हैं और फाउंडर के चले जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं। एप्पल का फोन खरीदते समय लोग सिर्फ ग्लास या मेटल नहीं खरीदते, वो इनोवेशन भी खरीदते हैं, क्रिएटिविटी को खरीदते हैं और आइडेंटिटी की कहानी को भी खरीदते हैं। यही ब्रांड की पावर है। एक पावरफुल ब्रांड लोगों को सिर्फ कस्टमर नहीं बनाता, उन लोगों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाता है। आप ध्यान से सोचिए, जब स्टीव जॉब एप्पल का फोन लेके आता है तो आपको कहानी बताता है, फीचर्स तो बहुत कम में बताता है, कोई टेक्निकल पता है आपको उसके अंदर क्या है, एआई का क्या कनेक्शन है, आप ये समझते हैं इसमें। अब यही बात हमारे समय की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ती है, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 70,000 साल तक सिर्फ इंसान स्टोरी बना सकता था, इजंट इट? मिथ्स, आइडिया, एडवर्टाइजमेंट,
ये सिर्फ बिलीव्स, ये सिर्फ हम बना सकते थे। पॉलिटिकल नैरेटिव, लोगों की कहानियां, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन अब यही भी स्टोरीज बनाना सीख रहा है। पहली बार हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो हमारी लैंग्वेज समझ सकती है, हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, हमारी गड़ी कहानियों का उत्तर दे सकती है, एक ऐसी स्टोरी बना सकती है जिन पर लोग विश्वास करें। जी हाँ। और अब सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि अगर स्टोरीज ने इंसान को दुनिया का रूलर बनाया, तो क्या कल एआई भी इंसान के ऊपर रूल करने लग जाएगी? जब स्टोरीज बनाने की पावर सिर्फ इंसान के पास नहीं रहेगी, एआई के पास भी आ जाएगी, क्योंकि वो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एआई यही है। इसी सवाल पर अब हम पार्ट 2 में इसके ऊपर और बात करेंगे, क्योंकि सेपियंस एक बहुत बड़ी किताब है, इस एक वीडियो में बनाना इसको थोड़ा मुश्किल है, तो समय की कठिनाई की वजह से और स्टोरीज में आगे अगले पार्ट 2 में बात करूंगा। मनी की स्टोरी, सक्सेस की स्टोरी, करियर की स्टोरी, स्टेटस की स्टोरी, और इस बात की स्टोरी कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग उन स्टोरीज को कभी नोटिस ही नहीं कर पाते, लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि इनमें से बहुत सी चीजें ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम है, उसी दिन आपको एक अलग फ्रीडम मिल जाती है और आप खुद से पूछते हैं कौन सी स्टोरी मेरी मदद कर रही है, कौन सी स्टोरी मैंने बिना सवाल किए अपना ली, और ऐसी कौन सी स्टोरी है जो मैं खुद बना सकता हूँ, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मैं खुद बना सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी नई स्टोरी बनाना चाहता हूँ और मैंने कैसी स्टोरी बनाई। ये कंपनीज है, ये स्टोरी है। लीडरशिप की शुरुआत यहीं से होती है, एक कंपनी की शुरुआत यहीं से होती है, एक बड़े बड़े एम्पायर की यहीं से होती है, द लैंडिंग। तो चलिए वापस आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एक आम डरा हुआ इंसान और एप जो फूड चेन में कहीं फंसा हुआ था, शेर के खाने का खत्म होने का इंतजार करता था, और वही जीव दुनिया का रूलर बन गया। कैसे? तेज पंजों से नहीं, बड़े शरीर से भी नहीं, जैसे मैंने पहले कहा था, फिजिकल इंटेलिजेंस से भी नहीं, बल्कि स्टोरी से। जी हाँ। तो उन चीजों की कल्पना करने की ताकत से जो फिजिकली मौजूद नहीं है, लाखों अजनबियों को एक स्टोरी, एक विश्वास दिलाने की ताकत इसी पावर ने बनाए हमारे रिलीजन, हमारा मनी, हमारे कंट्रीज, हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, हमारी कंपनीज, वो सिस्टम्स जिनके अंदर हम जीते हैं। आप सिर्फ दुनिया में नहीं जी रहे, आप उन स्टोरीज के अंदर, आप उन कहानियों के अंदर जी रहे हैं जिन्हें हमारे इंसेस्टर ने हजारों साल पहले बनाना शुरू कर दिया था। जी हाँ। लेकिन आज असली सवाल यह है कि अगर इंसान सोसाइटी की सबसे पावरफुल चीज स्टोरीज है, तो इन स्टोरीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन स्टोरी को कंट्रोल कौन करेगा? क्या वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा जो इन स्टोरीज को कंट्रोल करेगा? इसी सब के ऊपर डिटेल में हम पार्ट 2 में बात करेंगे। छोटी कंपनीज बड़ी एम्पायर कैसे बन गई, साइंस और एम्पायर्स ने एक दूसरे की मदद कैसे की, एआई हमारी स्टोरीज को कैसे बदल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल क्या होगा जब इंसान खुद लाइफ को डिजाइन करने लगेगा। हम नई इंटेलिजेंस बनाएंगे, हम अपनी ही स्पीशीज की स्टोरीज को दोबारा लिखना शुरू कर देंगे। क्या एआई हमारी स्टोरी लिखेगा? इंसान की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शायद हमारे पीछे नहीं है, अब आने वाले वक्त में है, आने वाले 100 साल में है, आने वाली जिंदगी में है। अगर इस एपिसोड ने आपको थोड़ा सा रुक कर सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो अपने ऊपर एक एहसान कीजिए, युवल नोहा हरारी की सेपियंस किताब जरूर पढ़िए। ये एपिसोड सिर्फ एक दरवाजा है उस असली दुनिया के तक पहुंचने का जो उस किताब के अंदर है। और मैं हूं कुलतेज, मिलूंगा सेपियंस के पार्ट 2 में, द केवी शो में। एक किताब, एक कन्वर्सेशन और एक बेहतर नजरिया, मिलेंगे पार्ट 2 सेपियंस में।